एक किस्सा मैं इस वीडियो के शुरू में आपको सुनाना चाहता हूं। आज हमारे मकान मालिक के पास एक लड़का और एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट लेकर के कमरे के किराए के लिए आए और उन्होंने कहा हमें एक साथ आप रहने दीजिए। और तब मकान मालकिन ने मुझसे प्रश्न पूछा, ये क्या नई बला है लिव इन रिलेशनशिप का? और मैंने उन्हें बताया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। ये कहानी हमारे घर की, आपके घर की, हमारे मकान मालिक की, आपके मकान मालिक की नहीं, आने वाले भविष्य में उत्तराखंड के हर आदमी की और हर मकान मालिक की होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट विनोद तिवारी और आज मैं आपको उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो कमियां हैं और खास तौर पे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो पूरे प्रदेश भर में चर्चाएं हो रही हैं, इसके कानूनी और लीगल एस्पेक्ट पर चर्चाएं करूंगा। और आपसे ये अपील करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको कॉन्सेप्चुअली पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमियों के बारे में पूरे देश के लोगों को ये बात बहुत स्पष्ट रूप से पता चलनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं द यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम सबसे पहले बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 आपको कहता है कि देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता को बल दिया गया और उत्तराखंड की धामी सरकार ने लेकर के आई यूनिफॉर्म सिविल कोड 2025 में। लेकिन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए था उसमें कुछ ऐसी चीजें यहां पे एड ऑन कर दी गई जिसके बाद उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश भर में सवाल होने लगे, बवाल होने लगे। आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के सेक्शंस के बारे में बताना चाहूंगा। 3 ऐसे सेक्शंस जिन पर कहीं ना कहीं आप लोगों का दिमाग भी चकरा जाएगा। सेक्शन 15 यानी सेक्शन 15, सेक्शन 389 और सेक्शन 2। इन तीनों सेक्शनों के बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि इनमें क्या कमियां हैं। सबसे पहले सेक्शन 2 को लेकर के मैं चलूंगा क्रमबद्ध तरीके से। सेक्शन 2 कहता है कि जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, एसटीज होते हैं, उन्हें इस कानून के तहत कवर नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 को आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो वो कहता है कि सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म तरीके का कानून होना चाहिए। तो ये अनुसूचित जनजातीय समुदाय के लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? क्या उन्हें समाज की मुख्य धारा में आने का कोई हक नहीं है, या सरकार उन्हें अभी भी समाज की मुख्य धारा से विमुख रखना चाहती है? ये एक लीगल क्वेश्चन है। वही हम दूसरे सेक्शन पे बात करते हैं। सेक्शन 15। सेक्शन 15 आप जान के हैरान होंगे, ये कहता है कि हमें वैवाहिक जो हमारे शादियां होती है, किसी की शादी किसी से होगी तो उसको पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। और शादी के पंजीकरण अगर आप नहीं करेंगे तो सेक्शन 18 आपको कहता है कि आपको दंड मिलेगा। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के आप नेचर को देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस प्रकार का कानून है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिविल नेचर का कानून है, आपराधिक प्रवृत्ति का कानून नहीं है। तो इसमें आपको जुर्माना कैसे हो सकता है, पेनल्टी कैसे पड़ेगी, अपने आप में सोचने का विमर्श है, जो कहीं ना कहीं चीजें लोग इस पे आपत्ति कर रहे हैं। अब मैं इसके सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर जाना चाहूंगा, 389, जिसे कहा जा रहा है लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट का क्या सिस्टम है। देखिए दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जो इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है, सहवासी संबंध। तो सहवासी संबंध जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि 18+ का कोई भी युवक या युवती अपने पेरेंट्स की सहमति से, अगर वो बिलो 21 है तो अपने पेरेंट्स की सहमति से लिव इन में रह सकते हैं। और 21 से प्लस में आपको ये सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो वो एक छत में एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह संबंध बना के रह सकते हैं। और जब सरकार से पूछा गया कि इसके पीछे का रीजन क्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई जैसे श्रद्धा वॉकर का केस हुआ था कि लड़के और लड़कियां छुपके तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, और अगर इनका रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन होने से अगर कोई अपराध घटित होता है तो उस स्थिति में ट्रेस करने में हमें आसानी होगी। लेकिन इसके आप सेटबैक देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत देकर के समझाता हूं। माना कोई ए नाम का लड़का है और बी नाम की लड़की के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अब आप गौर से देखिए प्रक्रिया क्या है, इसे सब रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। सब रजिस्ट्रार के पास वो लोग अपने रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे और अपने सारा डेटा, फोटो और तमाम तौर तरीके की चीजें उन्हें बताएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है, जो इनका राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका क्या होगा?
यानी मैं किसके साथ एक बंद कमरे में किसी रिलेशनशिप में रह रहा हूं, यह जानकारी सरकार के पास होगी। और इस बात का उत्तरदायित्व कौन देगा कि कल की डेट में मेरी जानकारी लीक नहीं होगी। एक और दृष्टांत देकर के समझाता हूं। ए और बी यहां पर रिलेशनशिप में रहे थे, माना ए और बी का ब्रेकअप हो गया और अब इस ए नाम की लड़की की शादी सी नाम के लड़के के साथ कल की डेट में हो रही है। थोड़ी देर के लिए आप इसको समझिए। और ये बी नाम के लड़के ने इसका डेटा कहीं तरीके से लीक कर दिया, तो क्या, क्योंकि ये सरकारी रिकॉर्ड में है, कल की डेट में इसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो जाएगा। यानी क्योंकि ये डेटा कहीं ना कहीं पर संरक्षित किया गया है। और सरकारी डेटा कितना सुरक्षित रहेगा? क्या इन्फ्लुएंस वाले लोग इसको एक तरीके से इधर उधर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ये निजता पर, आपके बेडरूम तक सरकार की सीधी पहुंच है। इस बात को इस पे आपत्ति की जा रही है। वही जो तीसरा सबसे बड़ा इस पर हम एंगल देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो सरकार आपको 3 माह तक की जेल भेज देगी। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने संबंधों का खुलासा नहीं करते हैं तो आपको सरकार जेल भेजने की इसमें स्थिति में आएगी। तो ये कुल मिलाकर के चीजें चल रही हैं जिसपे जनता जो है हम कह सकते हैं कि विरोध कर रही है। अब एक और कंसेप्ट पे आते हैं कि इस पर संविधान क्या कहता है और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण में क्या कह रहा है। दोस्तों, एक केस हुआ था शाहबानो केस, आप लोगों को बहुत हद तक पता होगा, जिसे आप 3 तलाक केस के नाम से भी जानते हैं। 1985 में एक शाहबानो नाम की लेडी होती है और उसका पति उसे तलाक दे देता है। जब वो मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको मुआवजे का आदेश दे देती है, लेकिन उस समय की राजीव गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट देती है और उस गरीब महिला को जो इंसाफ मिल रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं रोक लग जाती है। और ये वो लैंडमार्क जजमेंट था जो कई सालों के बाद 3 तलाक बिल जब आया 2020 के अराउंड सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, उसके पीछे का आधार बना और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चीजें आगे बढ़ने लगी। इसके बाद एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुआ जिसको सरला मुद्गल केस कहा जाता है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा कि सरकारों को सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के हिसाब से कानून लेकर के आना चाहिए। तो 2 राय हमें यहां पर है, क्या यूसीसी सही है या नहीं। अगर आपसे एक राय पूछी जाए तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारे संविधान में होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप जैसा कंसेप्ट डाल देना और आपके बेडरूम तक सरकार की सीधी पहुंच स्थापित कर देना, यह अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपकी डेटा की क्या सिक्योरिटी रहेगी। और दूसरा, अनुसूचित जनजातियों को इससे किस स्थिति में आपने दूर रख दिया, यह अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहेगी, क्योंकि समाज के सभी वर्गों को इसमें साथ लेकर के आप नहीं आए। और तीसरा, ये सिविल लॉ है, तो सिविल लॉ में आप पेनल्टी और जेल डालने का प्रावधान कैसे कर सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसे चुनौती दी जाएगी और कहीं ना कहीं से रद्द किया जा सकेगा। तो ये हमारी तरफ से एक वीडियो था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमियों को उजागर कर रहा था। ओवरऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन हमें कमियों की तरफ भी देखना होगा। आप लोगों की इस पूरे प्रकरण पर क्या राय है, अपनी बेबाक राय आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा शेयर और देखते रहिए दी एस्पिरेंट। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।